Challenges Morning. Welcome to Challenges Academy. In this lecture, we are going to start the topic called as copolymerization. Copolymerization होता क्या है? The process of formation of copolymers is called as copolymerization. And copolymers क्या होते हैं? हमने previous lecture में discuss किया था. Additional polymers के दो type होते हैं. Homopolymers होते हैं, heteropolymers होते हैं. Heteropolymers को ही बोला जाता है copolymers. तो उसका definition कुछ इस तरह है. The polymers which are made up of more than one kind of monomeric species. ऐसे polymer जो more than one type of monomer से form होते हैं उन पॉलीमर को बोला जाता है कोपॉलीमर्स. क्या बोला जाता है? कोपॉलीमर्स, आल्सो कॉल्ड एज हेटेरोपॉलीमर्स. एंड दिस पॉलीमर, ये जो कोपॉलीमर्स है, दे आर नॉट ओनली मेड बाय चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन बट आल्सो स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन. यानी कि जो मैकेनिज्म है एडिशन पॉलीमराइजेशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, दैट इज चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन एंड स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, दोनों पॉलीमराइजेशन प्रोसेस से कोपॉलीमर्स का फॉर्मेशन होता है. एंड जैसे मैंने बोला कि दो टाइप ऑफ मोनोमर या मोर देन वन काइंड ऑफ मोनोमर यूनिट्स को यूज किया जाता है इस पॉलीमर्स के प्रिपरेशन में. तो सेम जो पॉलीमरिक चेन होता है उस सेम पॉलीमरिक चेन में मल्टीपल यूनिट्स होते हैं इच मोनोमर के. मतलब अगर आप पॉलीमर के चेन में दो मोनोमर को यूज कर रहे हो तो दोनों मोनोमर के मल्टीपल यूनिट्स होंगे, मल्टीपल काउंट होगा सेम पॉलीमरिक चेन में. एंड जो कोपॉलीमर्स के जो प्रॉपर्टीज होते हैं क्वाइट डिफरेंट होते हैं एज कंपेयर्ड टू द होमोपॉलीमर्स. होमोपॉलीमर्स क्या होते हैं? व्हिच आर मेड अप ऑफ ओनली one type of monomer, only one kind of monomer. तो इसके एग्जांपल्स क्या है कोपॉलीमर्स के? रबर, नेचुरल रबर एक फेमस इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसलिए हम लोग रबर से स्टार्ट करेंगे कोपॉलीमर्स का जो थिंग रहेगा. एंड उसके साथ साथ बोना, सिंथेटिक रबर्स भी है, उसमें बोना आइस, बोना आयन, नियोप्रिन, ये सारे कोपॉलीमर्स का प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस हमें देखना है. तो चलो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट जो कोपॉलीमर है उसका नेम है रबर. नाउ रबर क्या है? और डे टू डे लाइफ में रबर का वाइडली यूज होता है. तो रबर इज अ पॉलीमर, मोर स्पेसिफिकली वी कैन से दैट इट इज अ नेचुरल पॉलीमर एंड व्हिच हैज इलास्टिक प्रॉपर्टीज. रबर एक पॉलीमर है, नेचुरल पॉलीमर है जिसके अंदर इलास्टिक प्रॉपर्टीज होती है, इसलिए उस पॉलीमर को इलास्टोमर भी बोला जाता है. एंड इट इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम रबर लैटेक्स. इस रबर को, ये जो रबर पॉलीमर है उसको मैन्युफैक्चर किया जाता है रबर लैटेक्स से इन वाटर व्हिच द कोलॉइडल सस्पेंशन होता है, कोलॉइडल मैटर होता है, कोलॉइडल डिस्पर्शन होता है. जब रबर लैटेक्स को वाटर में ऐड करते हैं उससे क्या बनता है? कोलॉइडल मैटर फॉर्म होता है, कोलॉइडल डिस्पर्शन या सस्पेंशन फॉर्म होता है. एंड जो रबर लैटेक्स है उसको नेचुरली ऑब्टेन किया जाता है रबर के ट्री से. रबर का जो ट्री है उसके बार्क से उसको ऑब्टेन किया जाता है. एंड लैटेक्स एक्चुअली होता क्या है? एक मिल्की सैप होता है. हमें पता है प्लांट के अंदर जो फ्लूइड फ्लो होता है उसको सैप या सेल सैप बोला जाता है. एक्चुअली वो रबर जो होता है वो सेल सैप ही होता है. तो रबर ट्री के सेल सैप से जो फ्लूइड ऑब्टेन करते हैं उसी को बोला जाता है लैटेक्स. एंड लैटेक्स को, उस लैटेक्स जो ऑब्टेन किया जा रहा है रबर ट्री से, उसको कोगुलेट किया जाता है एसिटिक एसिड के साथ. आफ्टर दैट उसको स्क्वीज किया जाता है, प्रेस किया जाता है, इससे रबर बैंड फॉर्म होता है. एंड ये जो रबर के ट्रीज है कुछ कंट्रीज में ज्यादा इनका ग्रोथ होता है, इनकी नंबर जो है इन प्लांट्स का रबर ट्रीज का ज्यादा है. जैसे कि इंडिया के अंदर है, इंडोनेशिया, उसके साथ साथ साउथ अमेरिका एंड श्रीलंका, मलेशिया. These are the countries in which there is a huge number of rubber trees are found. Okay. केमिकली अगर रबर के स्ट्रक्चर की बात करें तो केमिकली इट इज अ मेड अप ऑफ मोनोमर कॉल्ड एज आइसोप्रीन. आइसोप्रीन मोनोमर से रबर का, नेचुरल रबर का फॉर्मेशन होता है जिसका आईयूपैक नेम जो है 2-methyl buta 1,3 डाइएन है. 2-methyl buta यानी कि 4 कार्बन का चेन होता है वो जो कंपाउंड जो मोनोमर होता है. एंड दो डबल बॉन्ड होते हैं कार्बन नंबर 1 पे, कार्बन नंबर 3 पे. तो 2-methyl buta 1,3 डाइएन. ओके. नेचुरल रबर इज आल्सो कॉल्ड cis 1,4 पॉलीआइसोप्रीन. नेचुरल रबर को क्या बोला जाता है? cis 1,4 पॉलीआइसोप्रीन. trans 1,4 पॉलीआइसोप्रीन आल्सो ऑकर्स इन द नेचर एज अ गुट्टा पर्चा. एंड इसमें जो पॉलीमरिक जो चेन्स होते हैं वो जिगजैग चेन्स होते हैं trans 1,4 पॉलीआइसोप्रीन के. एंड वो चेन्स जिगजैग होने की वजह से वन अबव द अदर फिट हो जाते हैं. कैसे होते हैं? वन अबव द अदर फिट होके जो रबर है वो स्टिफ बन जाता है. तो हम लोग रबर से, जैसे मैंने बोला रबर से स्टार्ट करते हैं, तो उसका प्रिपरेशन हम लोग देखते हैं, उसके बाद प्रॉपर्टीज देखते हैं. प्रॉपर्टीज के बाद रबर के बारे में और हमें डिस्कस करना है. इसके बाद भी टॉपिक रहेगा वल्कनाइजेशन ऑफ रबर हमें डिस्कस करना है. तो पहले प्रिपरेशन देखते हैं. जैसे मैंने बोला केमिकली क्या किससे बना हुआ होता है? आइसोप्रीन मोनोमर से बना होता है. उसका आईयूपैक नेम क्या है? 2-methyl buta 1,3 डाइएन. ब्यूटा यानी कि 4 कार्बन, तो 4 कार्बन बना लेते हैं. दिस आर द 4 कार्बन.
2 मिथाइल यानी सेकंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप होगा, ये मिथाइल ग्रुप रहा। ब्यूटा 4 कार्बन हो गए, 1,3 कार्बन नंबर 1 पे, ये 1 है, 2 3 ये 3 पे, तो 1,3 डाई यानी लिखा है कि डबल बॉन्ड रहेगा, तो कार्बन नंबर 1 एंड 2 के बिटवीन और कार्बन नंबर 3 एंड 4 के बिटवीन, बाकी यहाँ पे सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे डबल बॉन्ड इधर 2 हाइड्रोजन आ जाएगा, कार्बन की वैलेंसी फुलफिल हो गई। यहाँ पे इस कार्बन के चारों बॉन्ड फुलफिल हो गए और इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन आएगा बिकॉज़ 3 बॉन्ड ऑलरेडी है, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन। ऐसे n नंबर ऑफ आइसोप्रीन से, ये क्या है, आइसोप्रीन है, इसका आईपैक नेम क्या होगा, सेकंड कार्बन पे 1 2 3 4, 2 पे मिथाइल, 2 मिथाइल ब्यूटा, 4 कार्बन इसलिए ब्यूटा, और डबल बॉन्ड 2 बार इसलिए ए भी लिखा है, और कार्बन नंबर 1 पे डबल बॉन्ड कहां पे, कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 3 पे, डाई ईएनई। पॉलीमराइजेशन प्रोसेस होगा, पॉलीमराइजेशन, राइट, एंड n नंबर ऑफ मोनोमर का रिपीटिंग बनेगा और पॉलीमर का चेन बनेगा। एक लीनियर पॉलीमर होता है, नेचुरल जो रबर होता है वो लीनियर पॉलीमर होता है। तो ये जो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन, ये वाला बॉन्ड पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, एक इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन, तो इधर वाला इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन दोनों मिलकर यहाँ पे बॉन्ड बनाएंगे, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, और ये कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा, अनदर मोनोमर के साथ बॉन्ड बनाएगा। इधर भी कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है वो अनदर मोनोमर के साथ बॉन्ड क्रिएट करेगा। तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा, बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C, उसको ग्रुप है मिथाइल ग्रुप CH से ब्रांच के फॉर्म में, और इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा CH सिंगल बॉन्ड CH2, ये बना नेचुरल पॉलीमर, पॉलीआइसोप्रीन, और वी कैन से नेचुरल रबर। इजीली हम लोग नेचुरल रबर लिख सकते हैं। तो दिस इज अबाउट प्रिपरेशन ऑफ नेचुरल रबर, जिसमें क्या होगा, सिंपली ये जब बॉन्ड ब्रेक हो गया, डबल बॉन्ड दोनों जगह पे ब्रेक हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन सेपरेट हो गए, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बॉन्ड बनाएंगे, डबल बॉन्ड आ जाएगा, और जिसमें सिंगल बॉन्ड रहेगा और जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बचा है वो अनदर मोनोमर के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो इस तरह हमारा पॉलीमर चेन, लीनियर चेन बन चुका है। अब इसके प्रॉपर्टीज क्या है, जो नेचुरल जो रबर होता है, जो रॉ रबर जो होता है, रॉ नेचुरल रबर, वो सॉफ्ट होता है, स्टिकी होता है, गमी होता है, स्टिकी मास होता है, उसका इलास्टिक जो स्ट्रेंथ होता है वो कम होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ भी कम होता है, इलास्टिसिटी कम होती है, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से उसका इलास्टिसिटी भी कम होती है, और जो वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से होता है, एंड कॉइल स्ट्रक्चर होता है, इसकी वजह से उसको रबर की जैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, स्प्रिंग की जैसे इसको स्ट्रेच कर सकते हैं। इनसॉल्युबल इन वाटर, एसिड्स एंड अल्कलीज, ये जो नेचुरल रबर है वो वाटर में इनसॉल्युबल होता है, डिसॉल्व नहीं होता है। सेम कंडीशन इन एसिड आल्सो, इन एसिड आल्सो दिस रबर इज नॉट डिसॉल्व नहीं होता है। इवन अल्कलीज बेसिस में भी वो इनसॉल्युबल होता है, बट सॉल्युबल होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, बट नॉट इन ऑल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, बट फ्यू ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, दैट इज ईथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड पेट्रोल। दिस आर द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जिसमें ये जो नेचुरल रबर है वो क्या होता है, सॉल्युबल होता है। उसका इलास्टिसिटी जैसे मैं बोला कम होता है, लो होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ इज आल्सो लेस, इट हैज लो वियर एंड टियर रेजिस्टेंस। उसका जो जैसे मैं बोल रहा इलास्टिसिटी और टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होने की वजह से वो इजीली ब्रेक होता है, यानी कि वियर एंड टियर को वो रेजिस्ट नहीं कर पाता है। ओके, थोड़े से भी लोड से भी वो रबर, जो नेचुरल रबर है वो ब्रेक हो जाएगा। एंड यूज्ड इन नैरो रेंज ऑफ टेंपरेचर, अभी इसका रेस्ट्रिक्शन है यूज करने का भी इस रबर को, मतलब आप 10 डिग्री सेल्सियस से लेके 60 डिग्री सेल्सियस इस रेंज ऑफ टेंपरेचर में इस रबर को यूज कर सकते हैं। बट जब वल्कनाइज जो रबर, जब रबर को अपन वल्कनाइज बनाते हैं, जो कि अगला टॉपिक हमारा है, तो वल्कनाइज रबर को -40 डिग्री सेल्सियस से लेके 100 डिग्री सेल्सियस तक इतने वाइड रेंज ऑफ टेंपरेचर की कंडीशन में उसको यूज कर सकते हैं। तो आगे टॉपिक में अभी हमें वही डिस्कस करना है कि रबर का वल्कनाइजेशन कैसे किया जाता है और क्यों किया जाता है। Okay guys, we'll move towards the vulcanization of rubber. As we studied, natural rubber is soft, sticky mass होता है natural rubber, उसका tensile strength less होता है, elasticity less होती है। जब नेचुरल रबर को हीट किया जाता है, यानी कि एट हाई टेम्परेचर दैट इज ग्रेटर देन 335 केल्विन, at high temperature natural rubber that is greater than 335 kelvin वो soft बनता है, and at low temperature that is less than 283 kelvin पे that becomes brittle and easily break होता है। उसके साथ साथ नेचुरल रबर का जो water absorption capacity होता है वो हाई होता है, that is soluble in non polar solvent, जो नेचुरल रबर नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में soluble होता है।
दैट इज नॉट रेजिस्टेंट टू द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो नेचुरल रबर है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को रेजिस्ट नहीं करता है बाय ऑक्सीडेशन। तो सारी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है, इन सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज को इंप्रूव करने के लिए, नेचुरल रबर की सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज को इंप्रूव करने के लिए रबर का वल्कनाइजेशन किया जाता है। The process vulcanization of rubber was discovered by Charles Goodyear। Charles Goodyear इस प्रोसेस को डिस्कवर किया, जिसमें क्या किया जाता है, जो नेचुरल रबर है उसके अंदर सल्फर को ऐड किया जाता है, मिक्सचर को हीट किया जाता है एट अ पर्टिकुलर रेंज ऑफ टेंपरेचर, दैट इज एट 373 केल्विन टू द 415 केल्विन के रेंज में नेचुरल रबर एंड सल्फर के मिक्सचर को हीट किया जाता है। एंड उससे सल्फर को जब ऐड किया जाता है, एंड हमें पता है नेचुरल रबर एक लीनियर पॉलीमर है, तो जो लीनियर पॉलीमरिक जो चेन्स है उनके बिटवीन सल्फर बिहेव एज अ क्रॉस लिंकिंग एजेंट। सल्फर ऐड करने की वजह से पॉलीमरिक चेन में क्या होता है, क्रॉस लिंकिंग फॉर्म होता है, जिससे वो जो नेचुरल रबर है, जो नेचुरल पॉलीमर है, लीनियर पॉलीमर है, वो क्रॉस लिंक पॉलीमर में कन्वर्ट हो जाता है एंड दैट इज कॉल्ड वल्कनाइज्ड रबर। उस रबर को क्या बोला जाएगा, वल्कनाइज्ड रबर बोला जाएगा, जो क्रॉस लिंक बन गया है। क्यों क्रॉस लिंक बना, बिकॉज़ सल्फर ऐड किया, सल्फर बिहेविंग एज अ क्रॉस लिंकिंग एजेंट। वो दोनों चेन के बिटवीन जहां पे रिएक्टिव साइड होगा, चेन के दोनों चेन में रिएक्टिव साइड कहां पे होगा, जहां पे डबल बॉन्ड होगा, तो यहां पे डबल बॉन्ड है, वहां पे क्या होता है, सल्फर क्रॉस लिंकिंग फॉर्म करता है, जिससे वो क्रॉस लिंक पॉलीमर बन जाता है, रबर स्टिफ बन जाता है। अगर हमें टायर रबर को मैन्युफैक्चर करना है तो 5% ऑफ सल्फर को ऐड किया जाता है, जिससे डाइसल्फाइड बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं, क्रॉस लिंकिंग फॉर्म होता है। ये जो रबर की जो प्रॉपर्टीज है, जो वल्कनाइजेशन में अपन सल्फर ऐड कर रहे हैं, उससे हम लोग क्या कर रहे हैं, नेचुरल रबर के प्रॉपर्टीज को, डिफरेंट प्रॉपर्टीज को ऑब्टेन कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, या ऐसा बोल सकते हैं उसके उनके प्रॉपर्टीज को इनहांस कर रहे हैं। तो इन प्रॉपर्टीज को हम लोग, ये जो नेचुरल रबर की जो प्रॉपर्टीज है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज को ऑब्टेन कर सकते हैं, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को ऑब्टेन कर सकते हैं बाय कंट्रोलिंग द अमाउंट ऑफ सल्फर इज एडेड। जितना अमाउंट ऑफ सल्फर ऐड करेंगे उस तरह के डिफरेंट प्रॉपर्टीज उस नेचुरल रबर में क्या होगा, एनहांस होगा या मॉडिफाई होगा। अगर हम 1 to 3% ऑफ सल्फर अगर ऐड करते हैं नेचुरल रबर में, तो जो टफनेस है बहुत कम होता है, कि बहुत कम हार्ड बनेगा रबर, एंड इसको यूज किया जाएगा रबर बैंड्स में। अगर हम लोग 3 to 10% ऑफ सल्फर ऐड करेंगे, जो लिटिल हार्डर होता है उसको यूज किया जाता है टायर रबर में, टायर के मैन्युफैक्चरिंग के लिए। अगर हम लोग 20 to 30% ऑफ सल्फर ऐड करेंगे, देन वो मोर हार्डर बनेगा, और इसको हार्ड मटेरियल बनाने के लिए इस रबर को यूज किया जाएगा। तो इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफरेंट प्रॉपर्टीज को ऑब्टेन कर सकते हैं रबर की बाय कंट्रोलिंग द अमाउंट ऑफ सल्फर। ओके, तो अभी देखते हैं एक्चुअली किस तरह वल्कनाइजेशन होता है, किस तरह वो क्रॉस लिंकिंग फॉर्म होता है। ओके, तो मैं 2 चेन बना देता हूं, एकदम सिंपल वे में आपको बताना चाहूंगा किस तरह होता है वल्कनाइजेशन। तो 2 पॉलीमरिक चेन में बना देता हूं। पॉलीमर का चेन में बोल रहा हूं तो नेचुरल रबर का जो पॉलीमर चेन हमने इससे पहले बनाया उसको ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे बॉन्ड CH2, C ऊपर CH3 था, मिथाइल ग्रुप था, बीच में डबल बॉन्ड CH CH2, ये एक नेचुरल रबर का चेन हो गया, पॉलीमरिक चेन हुआ। और एक चेन में बना देता हूं CH2 सिंगल बॉन्ड, नीचे CH3 ब्रांच के फॉर्म में, डबल बॉन्ड CH2 इधर बॉन्ड। अब ये वाला जो रिएक्टिव साइड कहां पे, यहाँ पे डबल बॉन्ड जैसे मैं बोला, वहां पे सल्फर क्या होगा, क्रॉस लिंकिंग फॉर्म करेगा। ये दोनों, ये वाला पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन सेपरेट हो गए, ये वाला भी बॉन्ड ब्रेक हो गया, इलेक्ट्रॉन सेपरेट हो गए, तो बीच में सल्फर आएगा, वो इस इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा। तो इस तरह क्या होता है, 2 चेन के बीच क्रॉस लिंकिंग फॉर्म होता है। तो एक मोनोमर लेके मैंने बताया, ऐसे यहाँ पे भी मोनोमर रहेगा, इधर भी रहेगा, चेन जितना बड़ा होगा उतना वो क्रॉस लिंकिंग डबल बॉन्ड की जगह पे फॉर्म होगा। तो दिस इज द वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। ओके, अभी हम लोग क्या करते हैं, उससे पहले, अभी यूजेस से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। वल्कनाइजेशन से पहले, रबर को वल्कनाइज बनाने से पहले, उसके प्रॉपर्टीज को मॉडिफाई एनहांस करने से पहले, फेलियर के फॉर्म में, चेन के जो ब्रांच फॉर्म हो रहा है वहां पे पर्टिकुलर स्पेस जब है तो रबर स्टिफ नहीं रहेगा। रबर को कॉम्पैक्ट बनाने के लिए कार्बन ब्लैक एंड जिंक ऑक्साइड को ऐड किया जाता है वल्कनाइजेशन से पहले, ताकि वो रबर स्टिफ बने। तो इस तरह क्या होता है, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, ये प्रोसेस को कैरी आउट किया जाता है, जिसे मॉडिफाई किया जाता है, उसके प्रॉपर्टीज को एनहांस करते हैं। अब इसके रबर के यूजेस क्या क्या हैं। सबसे पहले तो उसको शूज बनाने के लिए यूज किया जाता है, रबर शूज हम लोग तो यूज करते हैं। वाटरप्रूफ जो कोट्स होते हैं उनको बनाने के लिए यूज करते हैं। गोल्फ जो बॉल होता है, गोल्फ को जो गेम होता है उसमें जो बॉल होता है वो भी रबर का बना हुआ होता है। एंड मेकिंग
रबर बैंड्स बनाने के लिए भी इसको यूज किया जाता है। ग्लोव्स जो होते हैं वो भी जो अपन यूज करते हैं, ग्लोव्स वो रबर से बना हुआ होता है। ट्यूब्स, कन्वेयर बेल्ट जो मशीन में लगाते हैं, एंड कार के जो टायर्स होते हैं, ऑल आर इसके अलावा वेरियस वाइडली एप्लीकेशन है रबर का, वाइड यूजेस है इन आवर डे टू डे लाइफ। तो दिस इज ऑल अबाउट द रबर। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, ये तो रबर है उनका उसका वल्कनाइजेशन टॉपिक हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंथेटिक रबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके गाइस, तो पढ़ते हैं हम लोग सिंथेटिक रबर। सेकंड जो एग्जांपल है कोपॉलीमर का, वो सिंथेटिक रबर है एंड इसमें मैंने सिंथेटिक रबर्स को हमें डिस्कस करना है। सबसे पहले सिंथेटिक रबर क्या होता है? रबर हमने पढ़ा, इसमें नेचुरल रबर पढ़ा, वल्कनाइज्ड रबर पढ़ा। सिंथेटिक रबर आर द रबर व्हिच आर प्रिपेयर्ड इन द लैबोरेटरी, जो लैबोरेटरी में रॉ मटेरियल से प्रिपेयर किया जाता है जिन रबर्स को, दैट रबर्स आर कॉल्ड सिंथेटिक रबर। उसमें एग्जांपल्स बोना आइस, बोना आयन, नियोप्रीन, थियोकोल, ये सारे क्या है, सिंथेटिक रबर्स के एग्जांपल हैं। उनमें सबसे पहला जो सिंथेटिक रबर जो फॉर्म हुआ है वो कौन सा है? नियोप्रीन है, जिसको और क्या बोला जाता है? पॉलीक्लोरोप्रीन। यानी कि दिस पॉलीमर इज मेड अप ऑफ द मोनोमर कॉल्ड एज क्लोरोप्रीन। इस पॉलीमर का जो मोनोमर है वो कौन सा है? क्लोरोप्रीन है। क्लोरोप्रीन इज उसका आईयूपैक नेम क्या है? ये तो कॉमन नेम हुआ, उसका आईयूपैक नेम 2-chlorobuta 1,3 डाइएनी है। तो चलो हम लोग देखते हैं प्रिपरेशन इसका कैसे उसको प्रिपेयर किया जाता है। क्लोरोप्रीन ये मोनोमर होगा जिसका आईयूपैक नेम क्या है? 2-chlorobuta 1,3 डाइएनी। तो ब्यूटा है तो 4 कार्बन होगा, 1 2 3 4, 1 कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 3 पे डबल बॉन्ड, ये नहीं माने कि डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड होगा। सेकंड कार्बन पे क्लोरीन रहेगा, यहाँ पे Cl। तो आइसोप्रीन की स्ट्रक्चर बट चेंज क्या है, यहाँ पे CH3 की जगह क्लोरीन है, यहाँ पे CH2, यहाँ पे चारों बॉन्ड खत्म, इसके CH, यहाँ पे CH2। ऐसे n नंबर ऑफ क्लोरोप्रीन मोनोमर को यूज करेंगे, पॉलीमराइजेशन प्रोसेस होगा। सिंपली क्या होगा, ये दोनों पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा इधर और इधर मोनोमर के एडिशन की वजह से। तो बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड, ऊपर Cl होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा बीच में, CH सिंगल बॉन्ड CH2 विद अनदर बॉन्ड। तो ये रहा नियोप्रीन सिंथेटिक, फर्स्ट सिंथेटिक रबर। ओके, इसका प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज क्या है? इट इज मोर स्ट्रांग एंड रेजिस्टेंट टू एक्शन ऑफ एसिड, अल्कलीज, गैसोलीन। एक स्ट्रांग पॉलीमर है, सिंथेटिकली इसको प्रिपेयर किया गया है, तो प्रॉपर्टीज जो हमें रिक्वायर्ड है वो सारे प्रॉपर्टीज का पॉलीमर होगा, स्ट्रांग पॉलीमर होता है जो एसिड के एक्शन को रेजिस्ट करता है, बेसिस के एक्शन को, अल्कलीज के एक्शन को रेजिस्ट करता है, गैसोलीन के जो एक्शन उसको भी रेजिस्ट करता है। यानी कि वो पॉलीमर वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा सारे कंडीशन से, सनलाइट से, गैसोलीन से, ओजोन से, ऑक्सीजन से और मेनी ऑयल्स सच एज वेजिटेबल और मिनरल ऑयल से भी वो क्या होगा, वो रेजिस्ट करेगा, यानी कि उससे वो डिस्ट्रॉय या उसका कोई लॉस नहीं होगा। तो दिस आर द प्रॉपर्टीज, ये सारे प्रॉपर्टीज, इसका मतलब इसका वाइड यूजेस भी होंगे। तो यूजेस में उसको यूज किया जाता है, ऑटोमोबाइल्स और रेफ्रिजरेटर जो पार्ट्स हैं उन पार्ट्स को बनाने के लिए यूज करते हैं। पेट्रोल या ऑयल कंटेनर के यहाँ पे आपने हॉसेस देखा होगा, हॉसेस यानी कि जो ट्यूबलाइट स्ट्रक्चर जो यूज करते हैं ना पेट्रोल को और करने के लिए व्हीकल में, तो उनको हॉसेस बोला जाता है। तो उस हॉसेस को मैन्युफैक्चर करने के लिए इस नियोप्रीन रबर को यूज करते हैं। कन्वेयर जो बेल्ट्स होते हैं मशीन में जो रोटेट होता है वो रबर, उस रबर को बनाने के लिए भी यूज करते हैं नियोप्रीन को। गास्केट्स, व्हीकल में जो गास्केट्स यूज करते हैं प्लेस ऑफ ब्रेक्स, तो वहां पे उस गास्केट्स का मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी उसको यूज किया जाता है नियोप्रीन को। एंड इलेक्ट्रिक वायर्स के इंसुलेशन के लिए भी इस रबर को यूज किया जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द पॉलीमर नियोप्रीन, आल्सो कॉल्ड एज पॉलीक्लोरोप्रीन। ओके गाइस, सेकंड जो सिंथेटिक रबर है वो कौन सा? थियोकोल है। थियोकोल जैसे जो पॉलीमर्स है दैट मेड अप ऑफ 2 टाइप्स ऑफ मोनोमर। उसमें एक जो मोनोमर यूज करते हैं वो होता है इथाइलिन होता है, एंड जो सेकंड जो मोनोमर होता है वो सल्फर होता है। थियोकोल एक ऐसा पॉलीमर है जिसमें जो मोनोमर यूज करते हैं वो इथाइलिन और सल्फर के डेरिवेटिव्स है। इथाइलिन क्लोराइड एक मोनोमर होता है, एंड जो सेकंड जो मोनोमर यूज करते हैं वो सोडियम डाइसल्फाइड होता है। इन दोनों मोनोमर से इस थियोकोल पॉलीमर का प्रिपरेशन होता है। चलो देखते हैं फिर प्रिपरेशन एक्चुअली कैसे होता है। जैसे मैंने बोला इथाइलिन क्लोराइड एक मोनोमर होगा, इथाइलिन क्लोराइड, और दूसरा मोनोमर क्या होगा? सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड और डाइसल्फाइड भी बोल सकते हैं इसको, और इथाइलिन क्लोराइड को डाइक्लोराइड भी बोल सकते हैं, बिकॉज़ 2 क्लोरीन ग्रुप होता है, इसमें भी 2 सल्फर भी होता है। तो इथाइलिन जैसे मैं पता है CH2
डबल बॉन्ड CH2 उसको दो Cl, ये रहा इथाइल क्लोराइड प्लस ये नंबर ऑफ मोनोमर इसमें आ रहेगा एंड दूसरा जो मोनोमर सोडियम सल्फाइड, तो सोडियम सल्फर सोडियम सल्फर एंड सोडियम, ये रहा सोडियम सल्फाइड, ये भी n नंबर ऑफ मोनोमर यूज किया जाएगा। पॉलीमराइजेशन प्रोसेस होगा, पॉलीमराइजेशन सिंपली 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaCl सॉल्ट यहां से निकल जाएगा, Na और Cl निकल गया, Na और Cl निकल गया, तो बचा क्या, ये दो सल्फर उसको दो CH2 ग्रुप, दो सल्फर इसमें बचे हैं और ये जो CH2 ग्रुप इन दोनों सल्फर को अटैच होगा, तो इधर भी बॉन्ड आ जाएगा, वो CH2 ग्रुप है दोनों तरफ बॉन्ड होना चाहिए, तो इधर एक इधर और इधर भी CH2 ग्रुप दोनों तरफ उसके बॉन्ड, तो ये रहा सिंपली द पॉलीमर कॉल्ड एज थियोकोल। एक इंपॉर्टेंट पॉलीमर इसलिए आपका इसका प्रिपरेशन मेथड आपको दिया गया है, इसके प्रॉपर्टीज मोस्ट इंपोर्टेंट जो प्रॉपर्टीज का केमिकली रेजिस्टेंट पॉलीमर है, यानी कि किसी भी केमिकल के साथ ये इजीली रिएक्ट नहीं करता है। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो सिंथेटिक रबर है वो कौन सा है, बोना एस आल्सो कॉल्ड एज SBr, S for styrene, B for butadiene and R for rubber. It is an example of copolymer, एक copolymer है which is made up of two kind of monomer, one is butadiene and other is for styrene, other जो monomer है वो कौन सा styrene है, तो S स्टीरिन है, B फॉर ब्यूटाडाइन, R फॉर रबर। बुना S में भी बुना जो है वो ब्यूटाडाइन को इंडिकेट करता है, S स्टीरिन को इंडिकेट करता है। इस पॉलीमर के बारे में स्पेशल थिंग्स आपको पता होना चाहिए। वो स्पेशल थिंग्स क्या है, फर्स्ट वन इज this polymer can also be vulcanized by addition of sulfur as in natural rubber, जैसे हम लोग नेचुरल रबर का वल्कनाइजेशन करते हैं by addition of sulfur, उसके प्रॉपर्टीज को एनहांस करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। सेम प्रोसेस इस पॉलीमर के लिए भी, सिंथेटिक रबर के लिए भी एप्लीकेबल है। इस पॉलीमर में, सिंथेटिक रबर में जब हम लोग सल्फर ऐड करते हैं उसका वल्कनाइजेशन होता है, यानी कि उनके प्रॉपर्टी जो है वो एनहांस किया जाता है। सेकंड जो स्पेशल थिंग है, this polymer can be made hard by addition of the carbon black. कार्बन ब्लैक इस पर्टिकुलर कंपाउंड को ऐड करके हम लोग इस पॉलीमर को हार्ड बना सकते हैं, बनाया जा सकता है। तो चलो देखते हैं इसका प्रिपरेशन। जैसे हमने बोला टू काइंड ऑफ मोनोमर से बनता है, वन इज ब्यूटाडाइन, पहला जो मोनोमर लेंगे वो है ब्यूटाडाइन, यानी कि दो डबल बॉन्ड रहेगा 4 कार्बन के चेन में, कार्बन नंबर 1 एंड 2 के बिटवीन, कार्बन नंबर 3 एंड 4 के बिटवीन। यहाँ पे CH2 होगा, CH सिंगल बॉन्ड CH CH2, ये ब्यूटाडाइएनी है। इसको और कैसे लिखा जा सकता है, ब्यूटा 1,3 डाइएनी प्लस ऐसे नंबर ऑफ मोनोमर लेंगे ब्यूटाडाइन के। सेकंड जो मोनोमर यूज किया जाता है वो होता है स्टीरिन। क्या होता है, स्टीरिन। स्टीरिन में बेंजीन रिंग विद CH डबल बॉन्ड CH2, ये रहा स्टीरिन मोनोमर। इसका आईपैक नेम क्या होगा, कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2, 1 पे ये कौन सा ग्रुप है, फेनाइल, ये फेनाइल ग्रुप बन जाएगा एंड ये दो कार्बन में डबल बॉन्ड इसलिए इथीन बन गया, तो 1 फेनाइल इथीन। ये भी n नंबर मोनोमर यूज करेंगे। पॉलीमराइजेशन होगा इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एज अ कैटलिस्ट, इसमें सोडियम यूज किया जाता है इस प्रोसेस के लिए। सिंपली क्या होगा, जहां डबल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे, तो यहाँ पे बीच में डबल बॉन्ड आएगा, और जो बॉन्ड ब्रेक हुआ है वो इधर शिफ्ट होगा, यहाँ पे जो बॉन्ड ब्रेक हुआ इधर शिफ्ट हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी होगा, डबल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इधर बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन सेपरेट होने की वजह से बॉन्ड यहाँ पे बन सकता है। तो ये वाला जो कार्बन है इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड बनेगा, ये CH आगे यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, बराबर, डबल बॉन्ड फिर CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ही रहेगा। इधर भी बॉन्ड है, वो बॉन्ड किसके साथ, कार्बन के साथ, तो बॉन्ड CH जिसको फेनाइल ग्रुप अटैच्ड है, स्टीरिन वाला मोनोमर है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आएगा, यहाँ पे CH2 विद अनदर बॉन्ड, ये बना द पॉलीमर बोना S also called as SBr, styrene butadiene rubber। अब इसका प्रॉपर्टीज, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि वो टफ होता है, रिजिड होता है एंड एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होता है वियर एंड टियर के, यानी इजीली वो ब्रेक नहीं होता है। यूजेस इसको यूज किया जाता है इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टायर्स, टायर्स के मैन्युफैक्चरिंग में इसको यूज करते हैं। अदर जो इंपॉर्टेंट मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं, जो मशीन के पार्ट्स होते हैं, उस मशीन पार्ट बनाने के लिए इस पॉलीमर का यूज होता है। नेक्स्ट जो सिंथेटिक रबर है वो है बोना N, also called as butadiene acrylonitrile polymer। इस केस में भी दो काइंड ऑफ मोनोमर को यूज किया जाता है। फर्स्ट है ब्यूटाडाइन
जैसे इसमें भी यूज किया गया था। एंड जो सेकेंड है वो है एक्रिलोनाइट्राइल। एक्रिलोनाइट्राइल इस मोनोमर को यूज करते, इसलिए पॉलीमर का नेम क्या होगा, ब्यूटाडाइल एक्रिलोनाइट्राइल पॉलीमर। एक कोपॉलीमर है, दो काइंड ऑफ मोनोमर से बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड एज ए कैटलिस्ट। इस रिएक्शन में, इस प्रोसेस में पेरोक्साइड एज ए कैटलिस्ट, एज ए इनिशिएटर यूज किया जाता है। चलो फिर देखते हैं इसके प्रिपरेशन मेथड कैसा होता है। तो सबसे पहले ब्यूटाडाइल मोनोमर लेंगे, 4 कार्बन का स्ट्रक्चर, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 3 पे डबल बॉन्ड CH2 CH सिंगल बॉन्ड CH CH2 प्लस एक्रिलोनाइट्राइल। एक्रिलोनाइट्राइल का स्ट्रक्चर CH2 डबल बॉन्ड CH CN, ये क्या है, एक्रिलोनाइट्राइल है। ओके, जिसको विनाइल साइनाइड भी बोला जाता है। पॉलीमराइजेशन होगा इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। सिंपली जहां डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इधर बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, इधर एक बॉन्ड आ जाएगा ड्यू टू द फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस कार्बन एंड दिस कार्बन। सिमिलरली यहाँ पे जो कार्बन ब्रेक हो जाएगा, इधर और इधर बॉन्ड आ जाएगा एंड ये कार्बन इस कार्बन के बीच बॉन्ड क्रिएट होगा। यहाँ पे और मोनोमर ऐड होने के चांसेस होंगे। तो यहाँ पे बॉन्ड CH2 विथ सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 और ये वाला कार्बन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो क्या होगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH ऊपर Cl और आगे आएगा और एक बॉन्ड, बिकॉज़ ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ है, राइट। तो इसके बाद और एक मोनोमर आएगा ब्यूटाडाइन का, उसके बाद फिर क्या होगा, एक्रिलोनाइट्राइल आएगा। ऐसे पूरा चेन बन जाएगा और उससे पॉलीमर जो बनेगा उसका नाम क्या होगा, बूना N, बूना फॉर ब्यूटाडाइन एंड N फॉर एक्रिलोनाइट्राइल। ओके, तो इस तरह इस पॉलीमर का प्रिपरेशन होता है। नंबर ऑफ मोनोमर इसमें ऑब्वियसली यूज करेंगे, तभी यहाँ पे आप N लगा सकते हो। ओके, प्रॉपर्टी इसके इज वेरी रिजिड, ये भी टफ होता है, रिजिड होता है, रेजिस्टेंट टू पेट्रोलियम प्रोडक्ट। जितने भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, ऑयल्स है, वो उसको रेजिस्ट करता है, उससे इसका कोई डैमेज नहीं होता है। लुब्रिकेटिंग ऑयल्स को भी रेजिस्ट करता है, यानी कि लुब्रिकेटिंग ऑयल्स के टैंक्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के टैंक्स बनाने के लिए इसको यूज किया जा सकता है, आगे वही दिया गया है। एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स को भी क्या करता है, रेजिस्ट करता है। इनका कोई एक्शन, अगर उस पर्टिकुलर चीज किसी पर रेजिस्टेंट है, मतलब उनका एक्शन से कुछ नहीं होने वाला उस पॉलीमर को। ये सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हुआ, लुब्रिकेटिंग ऑयल्स एंड ऑर्गेनिक जो सॉल्वेंट्स है, इन सब के लिए पॉलीमर क्या होता है, रेजिस्टेंट होता है, यानी उसको रेजिस्ट करता है। इसके यूजेस क्या है, यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ फ्यूल टैंक। जैसे मैंने बोला उसको फ्यूल टैंक के लिए, फ्यूल टैंक बनाने के लिए यूज करेंगे, बिकॉज़ वो फ्यूल को रेजिस्ट करता है, उसका कोई एक्शन इसके ऊपर नहीं होता है। एंड ऑयल के जो स्टीयरिंग होता है उसको भी बनाने के लिए इसको यूज किया जाता है, दैट इज बूना एंड आल्सो कॉल्ड एज ब्यूटाडाइन एक्रिलोनाइट्राइल पॉलीमर। ओके गाइस, लास्ट जो सिंथेटिक रबर का जो एग्जांपल है उसका नेम है ब्यूटाइल रबर। इट इज आल्सो कोपॉलीमर व्हिच इज मेड अप ऑफ टू काइंड ऑफ मोनोमर, वन इज आइसोब्यूटाइलिन एंड सेकंड इज आइसोप्रीन। इसमें भी दो काइंड ऑफ मोनोमर को यूज किया जाता है। फर्स्ट जो होता है वो आइसोब्यूटाइलिन होता है, सेकंड जो मोनोमर यूज करते हैं वो होता है आइसोप्रीन। दोनों मोनोमर के मिक्सचर को हीट किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड एज ए कैटलिस्ट। इस पॉलीमराइजेशन में, इसको पॉलीमराइजेशन में अनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड एज अ कैटलिस्ट यूज किया जाता है, मिथाइल क्लोराइड को एज अ सॉल्वेंट यूज करते हैं। तो पूरा प्रोसेस एक्चुअली कैटलिस्ट और सॉल्वेंट के हेल्प से होता है। तो दो काइंड ऑफ मोनोमर, सबसे पहला मोनोमर जो आइसोब्यूटाइलिन है, आइसोब्यूटाइलिन होता है, एंड जो सेकंड जो मोनोमर है वो कौन सा, आइसोप्रीन है, राइट। ऐसे टू मोनोमर के कोपॉलीमराइजेशन से इस ब्यूटाइल रबर का फॉर्मेशन होता है। तो दोनों मोनोमर के मिक्सचर को हीट किया जाएगा। तो पहले मोनोमर का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। आइसोब्यूटाइलिन CH2 डबल बॉन्ड C CH3 CH3, ये रहा आइसोब्यूटाइलिन। ब्यूटाइलिन यानी ये 4 कार्बन और डबल बॉन्ड रहेगा, तो 3 और ये वाला है 4 कार्बन हो गए। इस मिथाइल को मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ, बट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा उसको समझाने के लिए मैं मिथाइल को नीचे लिख दिया है। ओके, दूसरा मोनोमर आइसोप्रीन। आइसोप्रीन आप जानते हो 2 मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाइलिन होता है। तो 4 कार्बन बना देते हैं, डबल बॉन्ड कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2 को, यहाँ पे CH2, इधर मिथाइल ग्रुप आ जाएगा, इधर CH और यहाँ पे CH2। तो n नंबर ऑफ मोनोमर्स यूज करेंगे, आइसोब्यूटाइलिन भी n नंबर ऑफ मोनोमर यूज करेंगे। इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड
और मिथाइल अल्कोहल एज ए सॉल्वेंट यूज करेंगे, मिथाइल क्लोराइड एज ए सॉल्वेंट यूज करेंगे एंड उसको हीट करेंगे मिक्सचर को। तो क्या होगा, ये वाला जो डबल बॉन्ड है उसमें से पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो इधर और इधर बॉन्ड आएगा, और ये वाला कार्बन है जब बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा इलेक्ट्रॉन सेपरेट हो जाएंगे। ये वाला कार्बन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, कैसे बनेगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन और इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच बॉन्ड बनेगा, और ये वाला भी बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ का पाई बॉन्ड, तो इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पर एक मोनोमर ऐड होने के चांसेस बढ़ गए, राइट। तो इस तरह क्या होगा, इस पॉलीमर का फॉर्मेशन होगा। तो इधर बॉन्ड आएगा, बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C, ऊपर मिथाइल नीचे भी मिथाइल होगा, आइसोब्यूटाइल इनका रिपीटिंग यूनिट बना, और यहाँ का रिपीटिंग यूनिट कैसे बनेगा, इधर सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, CH2 इस कार्बन को अटैच होगा, तो यहाँ पे CH2 आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड C, इधर डबल बॉन्ड, ऊपर CH3 ऑलरेडी है, मिथाइल ग्रुप है इसको, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, लिख दिया डबल बॉन्ड, आगे CH, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आएगा CH2, और आगे और एक बॉन्ड, बिकॉज़ यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है इस कार्बन का। तो इस तरह हमारा पॉलीमर बन गया कौन सा, ब्यूटाइल रबर। दिस इज ब्यूटाइल रबर पॉलीमर। इसका प्रॉपर्टीज क्या है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इट इज इम्परमिएबल टू एयर, सो यूज्ड इन एयर टाइट रबर। एक ऐसा पॉलीमर है जो इम्परमिएबल होता है एयर के लिए, यानी कि एयर को वो पास होने में अलाउ नहीं करता है। तो एयर टाइट रबर बनाने के लिए, जिसमें एयर पास नहीं होना चाहिए, ऐसे रबर बनाने के लिए इस पॉलीमर को यूज करते हैं। यूजेस क्या इसके, यूज्ड इन द फॉर, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग इनर ट्यूब्स एंड टायर्स ऑफ मोटर्स। टायर्स एंड मोटर्स का जो इनर ट्यूब होता है उसको बनाने के लिए इसको यूज किया जाता है, बिकॉज़ वहां पे एयर पास होना नहीं चाहिए। तो दिस इज ऑल अबाउट द कोपॉलीमराइजेशन, रबर, नेचुरल रबर एंड सिंथेटिक रबर, उसका प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। नेक्स्ट लेक्चर में अपन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। बाय।